प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारतीय संघवाद की प्रकृति और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संघ की प्रकृति के संबंध में विभिन्न संविधानवेत्ताओं, राजनीतिक टीकाकारों, समीक्षकों और शोधकर्ताओं ने अपने अपने ढंग से व्याख्या तथा विश्लेषण किया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, कि यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ कहा गया है। परंतु भारतीय संघवाद विद्वानों के लिए एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। इसका कारण है कि संघवाद अपनी प्रकृति से अभिन्न है। भारतीय संघवाद की प्रकृति अपने आप में अभिन्न है। यह समय और आवश्यकता के अनुसार अपने स्वरूप में शिथिल और कठोर हो जाता है, अर्थात आवश्यकता के अनुरूप ही अपना स्वरूप बदलता है, कभी कठोर तो कभी लचीला। जहाँ शांति काल में संघवाद प्रभावी रहता है, तो आपातकाल में इसका रूप कैसा हो जाता है? एकात्मक। इस प्रकार विद्यार्थियों, संविधान निर्माताओं ने देश के अतीत को मद्देनजर रखते हुए एक विशेष प्रकार के संघवाद को जन्म दिया, जो संसदीय शासन प्रणाली के सभी प्रमुख लक्षणों और एकात्मक शासन व्यवस्था के गुणों को अपनाए हुए हैं। इसी के संदर्भ में एक विद्वान हुए H.B. पाटस्कर, उन्होंने कहा कि हमने संघ ढांचे को बनाए रखा है, लेकिन इसके अंतर्वस्तु में परिवर्तन कर दिया है। अगर हमने संघीय ढांचे को तो बनाए रखा है, लेकिन इसकी जो अंतर्वस्तु है उनमें हमने परिवर्तन कर दिया है। देश की शासन व्यवस्था के स्वरूप पर खुलकर बहस हुई, तभी एक ऐसा संविधान अपनाया गया जो स्वरूप में संघात्मक परंतु आत्मा में एकात्मक। एक बार संविधान सभा में डॉक्टर देशमुख ने टिप्पणी की कि संघ न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। कुछ सदस्यों का मत था कि संविधान में संघात्मक सिद्धांत की हत्या कर दी गई है, जबकि भारतीय संविधान का 75% एकात्मक और 25% संघात्मक मानते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ इसकी प्रकृति के बारे में जो हमने समन्वयात्मक रूप से देखें, तो यहाँ संघात्मक और एकात्मक का समन्वय किया गया है। भारतीय संविधान स्वरूप में संघवाद के प्रमुख लक्ष्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, परंतु एकात्मकता की ओर उसका प्रबल झुकाव भी है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, इस तरह हम भारतीय संघ की विशेषताओं को स्पष्ट करना चाहेंगे। यहाँ पर तो संघात्मक लक्षण क्या हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत? तो सबसे पहले जब हम बात करें, वह है लिखित और सर्वोपरि प्रलेख के रूप में। लिखित और सर्वोपरि प्रलेख के रूप में विद्यार्थियों, संघीय सिद्धांत के अनुरूप भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जो देश का सर्वोच्च कानून भी है। और संविधान के उपबंध में जो संघीय व्यवस्था से संबंध रखते हैं, कम से कम आधे राज्य सरकार की सहमति के बिना परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता। संविधान के उपबंध जिनका संबंध किससे है? संघीय व्यवस्था से, जिनमें कम से कम आधे राज्यों की सहमति के बिना उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान
विद्यार्थियों, अमेरिकी संविधान की बात न तो कठोर है, न ब्रिटिश संविधान की भांति पूरी तरह लचीला है। संविधान की प्रथम प्रक्रिया जो संशोधन की है वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन लाने वाली है, जो संविधान की परिवर्तनशीलता का द्योतक है। अब भारतीय संविधान में जो परिवर्तन की जो प्रवृत्ति है वो 3 प्रक्रियाएं हैं। जो संविधान के जिस भाग में साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से परिवर्तन ला दे, साधारण बहुमत से परिवर्तन ला दे या संशोधन कर दे, तो वो संविधान की परिवर्तनशीलता का द्योतक है। शेष जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, जैसे संसद के विशेष बहुमत वाली तथा संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति वाली, तो इस प्रक्रिया को संविधान की दुष्परिवर्तनशीलता को दर्शाती है, अर्थात संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार लचीलेपन और कठोरता का जो आदर्श का समन्वय किया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संघ व्यवस्था के अंतर्गत, अर्थ कहें दोनों व्यवस्थाओं को अपनाया गया है, कठोरता भी है और लचीलापन भी। इस प्रकार विद्यार्थियों, अगली जो विशेषता की बात करें भारतीय संघ की, वह है दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली। विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में 2 प्रकार की सरकारें और दोहरे शासन तंत्र की व्यवस्था की गई है। 2 प्रकार की सरकारें, केंद्र में केंद्र सरकार और राज्यों में राज्य सरकार, और दोहरे शासन तंत्र की व्यवस्था है। संघ का जो शासन है केंद्र और राज्यों से चलाया जाता है। भारतीय संघ व्यवस्था है, उसका शासन केंद्र और राज्य सरकारों के माध्यम से चलाया जाता है, और दोनों सरकारों का प्रशासन तंत्र भी अलग अलग है। लेकिन यह पूरी तरह संघात्मक नहीं है विद्यार्थियों, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय प्रशासन के अंतर्गत एकात्मकता का लक्षण उपस्थित करती है। तो इस प्रकार भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था में दोहरे शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अब अगली विशेषता पर विद्यार्थियों चर्चा करते हैं, वो है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन। संघीय सिद्धांत के अनुरूप केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन विद्यार्थियों 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के द्वारा किया गया है, और अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र को सौंपी गई है। संघ सूची के विषयों पर संसद का और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल का अनुन्नयन क्षेत्राधिकार है। विद्यार्थियों, समवर्ती सूची के विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। तो आपको बताया विद्यार्थी कि संघ सूची के विषय पर संसद को, राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल को, और समवर्ती सूची पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। परंतु विद्यार्थियों, वास्तविकता यह है कि शक्तियों के इस विभाजन में केंद्र को शक्तिशाली बनाकर एकात्मकता की प्रवृत्ति को प्रकट किया गया है, अर्थात आरोपित किया गया है। इसमें न केवल महत्वपूर्ण शक्तियां संघ सूची में हैं, बल्कि विद्यार्थियों कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्रीय संसद को राज्यों के अन्य क्षेत्रों में भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अर्थात कुछ मामलों में, कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र को कानून बनाने की शक्तियां दी गई है। संसद है वो राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है।
कानून बनाने में वस्तुतः हर प्रकार से संसद की सर्वोच्चता पर बल दिया गया है। राज्य का कानून उसकी सीमाओं से बाहर लागू नहीं हो सकता, जबकि संसद का जो कानून है न केवल सारे भारत में बल्कि उसके बाहरी भी प्रभावी हो सकता है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, यदि संसद समवर्ती सूची के किसी ऐसे विषय पर कानून बनाती है जिसकी उसे शक्ति प्राप्त है और यदि उसी विषय पर किसी राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह संसद के कानून के प्रतिकूल है, उस तक वह प्रभावहीन हो जाएगी। तो संसद का कानून ही प्रभावी माना जाएगा। कहने का मतलब, यदि समवर्ती सूची के किसी ऐसे विषय पर कानून बनाती है संसद जिसकी उसे शक्ति प्राप्त हो और यदि उसी विषय पर किसी राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वह संसद के कानून के प्रतिकूल है, तो संसद का कानून ही प्रभावी माना जाएगा, राज्य का नहीं। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ पर केंद्र को अत्यधिक शक्तियाँ सौंपी गई है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगली विशेषता पर, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक, केंद्र और राज्य के विवादों का निपटारा करने वाला, संविधान का व्याख्या करता है। तीन चार चीज़ें यहाँ स्पष्ट हुई। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, केंद्र और राज्य के विवादों के निपटारा करने वाले संविधान का व्याख्या करता है। परंतु संविधान का एकात्मक लक्षण फिर भी बना रहता है। वो ये है क्योंकि आपात उद्घोषणा के बाद उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक नहीं रहता, जबकि अमेरिका में ऐसा सिस्टम नहीं है। अमेरिका में संकटकालीन परिस्थिति के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक बना रहता है, लेकिन भारत में संकट काल में संरक्षक नहीं रहता। इसके अतिरिक्त न्याय की दोहरी व्यवस्था स्थापित नहीं करता। भारत में जो है वो अमेरिका की तरह न्याय की दोहरी व्यवस्था नहीं है। केंद्र और राज्य की इकाइयों के अपने अपने उच्चतम न्यायालय नहीं है भारत में, जबकि अमेरिका में ऐसा है। संवैधानिक मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों की अपील केंद्र के उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। भारत में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में सारे देश के लिए एक ही दंड संहिता और प्रक्रिया संहिता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने आज के इस वीडियो में भारतीय संघवाद की प्रकृति और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने पाया कि भारतीय जो संघवाद है वो एकात्मकता और संघात्मकता का समन्वय है, जहाँ स्वरूप में भारतीय स्वरूप संघात्मक है, लेकिन आत्मिक रूप से वो एकात्मकता को समाहित किए हुए है। इसी तरह हमने जब देखा कि भारतीय संघ की विशेषताएं, तो भारतीय संघ में लिखित और सर्वोपरि प्रलेख के रूप में प्रकट किया है। दोहरी शासन व्यवस्था की बात कही गई है, शक्तियों के विभाजन की बात कही गई है, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका के ऊपर बात कही गई है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने